हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ऐसी विधि जो कि एग्ज़ाम रूम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। अगर हमें किसी एमसीक्यू का आंसर प्रिडिक्ट करना है या यूँ कहें कि तुक्का या अंदाज लगाना है, तो हम कैसे इस काम को कर सकते हैं, हम इसकी बात आज करने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम ये बात साफ कर दें कि पथ प्रदर्शक तुक्का लगाने का समर्थन नहीं करता है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। आपकी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाएगा। तो फिर किस स्थिति में तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, अब हम उसकी बात करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, और हर सेक्शन में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही हैं। लेकिन किसी सेक्शन में सारे प्रयासों के बाद भी आपको 15 से 20% सवाल ही आते हैं, तब आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर आप तुक्का नहीं लगाएंगे तो वैसे ही पेपर क्लियर नहीं होगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि रीट जैसे एग्जाम में होता है, तो भी आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो आपको नहीं भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जिनके बारे में हमें एग्जाम से पहले ध्यान रखना होता है। तो देखिए, जो सबसे पहला बिंदु है वो है रीड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। इसका मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये पहले से पता हो कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स हैं। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं हर सेक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल टाइम कितना है पेपर का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा पेपर देने जाते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी साथ में ले जानी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इन सब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए OMR शीट भरने की। तो अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ वाले पेपर्स में हमारे पास में टाइम हमेशा शॉर्ट होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको अपने पहले 45 से 50 मिनट में उन सवालों को हल कर लेना चाहिए जो कि आपको अच्छे से आते हैं। यहाँ अच्छे से आने का मतलब है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 100% श्योर हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप पहले 45 से 50 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। अगले 80 मिनट जो हैं वो आपको थिंक टाइप क्वेश्चंस के लिए रखने होते हैं। ये थिंक क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसकी बात अब हम आगे करेंगे। इसके बाद में 5 से 7 मिनट्स आपको डिसीजन मेकिंग के लिए रखने होंगे कि आपको आगे क्या करना है। और उसके बाद में रिमेनिंग टाइम जो है वो प्रिडिक्शन या तुक्का लगाने के लिए हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पेपर को कैसे अटेंड करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो चित्र में दिखाए अनुसार बाएं हाथ में पेपर को पकड़ें और दाईं तरफ OMR शीट को रखें। इसके बाद जिस सवाल के लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, उसका सर्किल काला कर दें एवं उस पर टिक का निशान बना दें या राइट का निशान बना दें। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में 41 में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर ए ही है, तो आप ए का आंसर जो है वो ब्लैक कर दीजिए और उसके ऊपर एक टिक मार्क लगा दीजिए। यदि कोई सवाल देखकर आपको लगता है कि इस पर आप कितना भी सोच लें आप उसे हल नहीं कर पाएंगे, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर क्रॉस का निशान लगा दें, जो कि ये बताएगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसे आपने पहले ना कभी देखा है ना कभी सुना है, और आप इसके बारे में कितना भी सोच लें आप सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद यदि कोई सवाल देखकर आपको लगता है कि इस पर सोचकर आप इसे हल कर लेंगे, तो आप उस सवाल पर सर्किल बना दें। तो ये जो सर्किल वाले क्वेश्चन है, यही हमारे थिंक टाइप क्वेश्चन है, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो इस तरह आप जब एक बार पूरे सवालों का वर्गीकरण कर लेंगे, तब आप सबसे पहले उन सवालों को हल करने का प्रयास करें जिन पर आपने सर्किल बनाया है। इसका मतलब वो सवाल जो कि थिंक कैटेगरी में आते हैं और जिन पर कुछ सोच विचार करने के बाद में आप उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आप जब ये सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद
एक बार गिनकर देख लें कि आपने कितने सवाल पूरी तरह से सही किए हैं। यहाँ पर हमारा सही करने से अर्थ है कि कितने सवालों को आपने काला किया है, या यूं कहें कि किन सवालों के लिए आप 100% कॉन्फिडेंट थे। अब इसके बाद आपको यह निर्णय करना है कि आपको तुक्का लगाना है अथवा नहीं। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगाना ही चाहिए। तो आप तुक्का कैसे लगाएं, यही हमारा मेन काम है। अब किसी भी सवाल में बचे हुए ऑप्शंस में से सही चुनने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। जिन प्रश्नों के लिए आप 100% श्योर हैं, उनमें से ए, बी, सी और डी का काउंट गिन लें। मतलब ये कि आपने कितनी बार ए को भरा है, कितनी बार आपने बी को भरा है, कितनी बार आपने सी को भरा है और कितनी बार आपने डी को भरा है। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न थे और आपने उनमें से 60 प्रश्न सही कर लिए हैं। उनमें से आपने ए में 12 गोले काले किए हैं, बी में आपने 18 गोले काले किए हैं, सी में आपने 11 गोले काले किए हैं और डी में आपने 19 गोले काले किए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 क्वेश्चंस में से आपने 60 क्वेश्चंस सही कर लिए हैं अपने ज्ञान के आधार पर, और उनका ए, बी, सी और डी का काउंट भी आपने निकाल लिया है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो देखें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ए के लिए आपने 20% गोले भरे हैं, बी के लिए आपने 30% गोले भरे हैं, सी के लिए आपने 18% गोले भरे हैं और डी के लिए आपने 31% गोले भरे हैं। तो यदि हम 60 सही सवालों की बात करें तो उसमें से बी और डी का परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि सी और ए इसमें सबसे कम परसेंटेज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बचे हुए 40 क्वेश्चंस हैं, उनमें से ए और ऑप्शन सी का सही उत्तर होना ज़्यादा प्रासंगिक है या उसके ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, जो आप पुरानी आंसर शीट्स देखेंगे उनमें ए, बी, सी और डी का जो काउंट है वो सिमिलर नहीं रहता था। मतलब वो किसी एक वैल्यू के आसपास नहीं होता था। वो उसमें हो सकता है कि ए के 40 आंसर सही हो, बी वाले 10 ही हो, सी वाले फिर से 20 हो और इस तरह से रैंडम फिगर्स हो। लेकिन अब जो पेपर आते हैं उनमें ए, बी, सी और डी को समान वेटेज दिया जाता है। इसका मतलब उनका परसेंटेज लगभग बराबर होता है। तो इस तरह से यदि आपने जो सही क्वेश्चन किए हैं उसमें से सबसे कम ऑप्शन जिसे आपने सेलेक्ट किया है, उसके बचे हुए क्वेश्चंस में से आंसर होने की ज़्यादा प्रायिकता है या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप अब आंसर भरते समय उन ऑप्शंस को प्राथमिकता देवें एवं अपने स्व विवेक से उन आंसर्स को भरें। इसमें सहायता के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो देखिए, यदि आपके पास में इस तरह के ऑप्शंस हैं जहां ए पर 15 है, बी पर 20 है, सी पर 25 है और डी पर 95 है, तो आप देख रहे हैं कि 15, 20 और 25 ये नियर वैल्यूज है। इसका मतलब इनमें बहुत ही कम मान का अंतर है। लेकिन 95 जो है वो देखने से ही पता लग रहा है कि वो एक ऑड वैल्यू है। इसका मतलब वो इन बाकी वैल्यूज से मान के आधार पर मैच नहीं करती। तो इसलिए आप सबसे पहले इस 95 को रिमूव करिए, इसके आंसर होने के सबसे कम चांस होंगे। इसी तरह से यदि आपको आंसर में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव या हिंदी में कहें तो उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं दिखता है, तो 90% चांस है, ऐसा रिसर्च कहता है, कि वही आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप अपने स्व विवेक से बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हैं या आप यूं कहें कि उनका आप सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहां हम एक बात अब भी क्लियर कर दें कि आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको तुक्का बिल्कुल उस स्थिति में लगाना चाहिए जब आपके पास में कोई और रास्ता ना बचे। धन्यवाद।